हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन के घुसपैठ को लेकर दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। बीएसएफ के डीजी ने जताई इसको लेकर सबसे बड़ी चिंता। बताएंगे दोस्तों आखिर क्या है ये सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 की समिट में सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, 45 घंटे में 10 नेताओं से मुलाकात, 20 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ 4 दिनों के फ्रांस दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी। रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर होगा सबसे बड़ा जोर। जी हाँ दोस्तों, और बताएंगे किसने कहा है कि लंदन में लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए बड़े फैसले। अब आर्मी चीफ को चुन रहे हैं दोषी और भगौड़े। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है दोस्तों, इसका सर्वे आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हर तरह की जानकारी बताएंगे, इसलिए आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत का विकास निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में होते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं अपना भारत आगे बढ़ रहा है और भारतीय सेनाओं पर पूरा विश्वास है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से ड्रोन घुसपैठ के मामले हुए दुगने। पंजाब में दोस्तों 15 बार दिखे। बीएसएफ के डीजी ने जताई इसको लेकर चिंता। जी हाँ दोस्तों, देश के पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान से लगी सीमा के पार से ड्रोन की घुसपैठ के मामले दुगने रफ्तार से बढ़ रहे हैं। साल 2022 में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ, हथियार और गोला बारूद भेजे जाने के मामलों में दुगुना इजाफा हुआ है दोस्तों। इसमें सबसे अधिक 215 मामले पंजाब से सामने आए हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक यानी डीजी पंकज कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है दोस्तों। डीजी ने यह बात शनिवार को एक वेबिनार सत्र के माध्यम से फोरेंसिक लैब के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को जानकारी देते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि बल ने दिल्ली में एक शिविर में ड्रोन का अध्ययन करने के लिए हाल ही में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार से ड्रोन उड़ाने के रास्तों और इस अवैध गतिविधि में शामिल लोगों के ठिकानों पर भी नजर रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनके पाकिस्तानी ड्रोन को लेकर खुलासे के बाद दोस्तों पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर पाकिस्तान इन हरकतों से आगे बाज नहीं आया तो भारत माकूल जवाब अवश्य देगा दोस्तों, और जवाब देना भी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, ये तो बात रही पाकिस्तानी ड्रोन की, लेकिन दोस्तों बात करते हैं इसी से जुड़ी खबर की, जहां पर पीओके में तालिबान का बढ़ रहा है प्रभाव। 2018 में 13 कन्या विद्यालयों में लगाई थी आग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की प्रतिकूल नीतियों के कारण पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है। यहां के दायमेर जिले में लड़कियों के एक स्कूल को अज्ञात बदमाशों ने एक समूह ने मंगलवार को तड़के जला दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार आगजनी करने वाले ने ड्यूटी पर तैनात स्कूल गार्ड का अपहरण कर लिया और स्कूल में आग लगा दी। अब तक ऐसी घटना अफगानिस्तान में ही देखी जा रही थी, मगर अब ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में भी होने लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सब में बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की ये सारी घटनाएं दोस्तों और तालिबानियों की ये घटनाएं पीओके में होती नजर आ रही है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान से पीओके किसी भी तरीके से नहीं संभल रहा है दोस्तों। उसके बावजूद भी भारत को वापस कर दे ऐसा विचार भी नहीं आ रहा है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों। ऐसे में अब भारत को ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा और अपने पीओके को वापस लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पीओके की जनता भी चाहती है कि वो भारत के साथ शामिल हो, तो पीओके हमारा था, है और रहेगा। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जी हाँ, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर G20 समिट में बेहद व्यस्त रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। 45 घंटे में 10 नेताओं से करेंगे मुलाकात, 20 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंडोनेशिया के बाली में लगभग 45 घंटे के प्रवास के दौरान लगभग 20 कार्यक्रम हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को इंडोनेशियाई शहर बाली के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया है कि मोदी जी विश्व के लगभग 10 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इंडोनेशिया में प्रवासी भारतीय से जुड़ने के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और एक आधिकारिक सूत्र ने बताया
बताया है कि प्रधानमंत्री का बाली का व्यस्त और सार्थक दौरा होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया था कि मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों बोले तो खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य में भाग लेंगे। क्वात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि मोदी जी और अन्य नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से सबसे अधिक व्यस्त बनने वाले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं दोस्तों, और 45 घंटों में 10 नेताओं से मुलाकात, 20 कार्यक्रमों में डायरेक्ट होंगे शामिल। ऐसे में आप लोग कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी, साथ के साथ ऑल द बेस्ट मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा उनके इस कार्यक्रम के लिए दोस्तों। और रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 4 दिनों के फ्रांस दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर होगा जोर। जी हां दोस्तों, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 4 दिन की फ्रांस यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान वो अपने समकक्ष तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जनरल पांडे सोमवार से गुरुवार तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान सेना प्रमुख प्रथम विश्व युद्ध में 4742 भारतीय सैनिकों के बलिदान स्मारक न्यूवे चैपल इंडियन मेमोरियल पर माल्यार्पण करेंगे। बाद में वो फ्रांस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कमांडर कमांडमेंट फोर्सेस और अन्य सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और फ्रांस रक्षा और भारत रक्षा संबंधों को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। जनरल पांडे पेरिस में विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे तथा वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों को संबोधित करेंगे। ऐसे में आप लोग उनको हैप्पी जर्नी जरूर कह दीजिएगा मनोज पांडे जी। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर चीन की अब तक की सबसे बड़ी साजिश, जी हां दोस्तों, विश्व भर में बना रहा अपनी पुलिस चौकियां टेंशन में अंतरराष्ट्रीय फोरम। जी हां, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चीन किसी सीमा को पार करने से गुरेज नहीं कर रहा है दोस्तों। इसी क्रम में चीन विश्व भर में अपनी पुलिस चौकियों को तेजी से स्थापित कर रहा है। चीन की हरकत पर अंतरराष्ट्रीय फोरम ने चिंता जताते हुए कहा है कि यदि इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो विभिन्न देशों में संप्रभुता और संतुलन को लेकर गंभीर परिणाम सामने आएंगे। अधिकार और सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय फोरम का कहना है कि चीन की सरकार ने राजनीतिक असंतुष्टों और विदेश में रहने वाले नागरिकों को प्रताड़ित करने के लिए विभिन्न देशों में अघोषित रूप से थाने खोल दिए हैं। दूसरे देश में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना उस देश के संप्रभुता अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। फोरम की रिपोर्ट के अनुसार चीन 21 देशों और 5 महाद्वीपों के 25 शहरों में 54 विदेशी सेवा केंद्र संचालित कर रहा है। रिपोर्ट के बाद कनाडा और नीदरलैंड के अधिकारियों ने ऐसे गैर कानूनी केंद्रों और उनके संचालन की प्रकृति की जांच शुरू कर दी है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने भी कहा है कि इस तरह के कदमों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए वो भी जांच करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इन खबरों के बीच अपना भारत भी अलर्ट हो चुका है और किसी भी कीमत पर भारत को लेकर चाइना का मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर टेंशन में आया चीन CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर बदल सकता है अपना फैसला। जी हाँ दोस्तों, चीन का अपने आर्थिक गलियारे का विस्तार का सपना पाकिस्तान की वजह से पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संकल्प करने के बावजूद पाकिस्तान CPEC के विस्तार का काम अफगानिस्तान में नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा न दे पाने के कारण इसमें देरी हो रही है, जिससे चीन असंतुष्ट है। जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता था, लेकिन उसे डर है कि उसे वहां उसी तरह की आतंकी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो वो अभी पाकिस्तान में झेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा कमजोर और निवेश को अवशोषित करने की कम क्षमता है। साथ ही तालिबान शासन को विरोध करने वाले इस्लामी समूहों जैसे IS से बड़ा खतरा है। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है तुर्की से, जहां पर तुर्की के इस्तांबुल में बड़ा ही तेज धमाका पब्लिक के बीच में, जहां पर 6 की अब तक मौत, 53 घायल। जी हाँ, वीडियो में देख सकते हैं कैसे बेसुध पड़े दिखाई दे रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के शहर इस्तांबुल में रविवार को एक तेज धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत की खबर आई है। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से और 53 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। मीडिया रिपोर्ट के
मुताबिक धमाका मध्य इस्तांबुल के तकसीम इलाके में एक व्यस्त पैदल मार्ग पर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, धमाके के समय मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और एम्बुलेंस आदि बुलाई गई। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर इमरान खान ने कहा नए आर्मी चीफ को चुन रहे हैं दोषी और भगौड़े लंदन में लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए फैसले। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि देश के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लंदन में किए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर कभी विवाद नहीं खड़ा किया। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हकीकी आजादी मार्च में हिस्सा लेने वालों को इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले 5 दिनों से लंदन में हैं। वो तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सेना प्रमुख कौन बनेगा। जी हाँ, इमरान खान ने कहा है कि गौर कीजिए कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। हमारे नए सेना प्रमुख का फैसला एक दोषी और भगौड़ा और उसके बेटे और उसकी बेटी कर रही है। उसके बगल में इशाक डार के बेटे बैठे हैं जो देश छोड़कर भाग गए हैं। इशाक डार भी देश नहीं लौटा जब तक कि उसके आकाओं ने उसे आश्वासन नहीं दिया कि कोई उसे गिरफ्तार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं कि वे पाकिस्तान के नागरिक नहीं है क्योंकि वे अपने भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे सकते। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस देश के चोर तय कर रहे हैं कि इस देश का भविष्य क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बुरे तरीके से इमरान खान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी और पाकिस्तान की करंट सरकार को लपेटा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? इमरान खान के इन बयानों को सुनने के बाद अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या किसी भी देश के लिए विचार करना, विमर्श करना दोस्तों और एक्शन लेना बाहर देश से, क्या ये सही डिसीजन होगा? देखते हैं हमारी भारत की जनता इस पर क्या निजी राय देती है। बढ़ते हैं और खबर की ओर, जहां पर इसी से जुड़ी लंदन दौरे के दौरान बिगड़ी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तबीयत, बढ़ानी पड़ी प्रवास की अवधि। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लंदन में व्यस्त कार्यक्रम की वजह से स्वास्थ्य खराब होने के कारण शनिवार को शहर में अपने प्रवास की अवधि बढ़ानी पड़ गई। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद कुछ दिन पहले लंदन पहुंचे थे। जियो टीवी का प्रधानमंत्री शुक्रवार को पाकिस्तान रवाना होने वाले थे, लेकिन उन्होंने प्रवास की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी। वो शहर में व्यस्त कार्यक्रम के कारण थकावट महसूस कर रहे हैं। शहबाज के परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री को शनिवार को हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले बुखार हो गया और उनके परिवार ने उन्हें यात्रा न करने की सलाह दी, इसीलिए उन्होंने अपने प्रवास की अवधि बढ़ाई है। लेकिन विपक्ष दोस्तों इसको दूसरे नजरिए से देख रहा है और उनको लगता है कि नवाज शरीफ के लिए उन्होंने अपना एक दिन बढ़ाया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां खेरसान की सफलता के बाद फ्रंट फुट पर आए जेलेंस्की खुशी जताते हुए जनता से किया ये बड़ा वादा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खेरसान से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद फ्रंट फुट पर आते हुए उसे अपने देश से पूरी तरह से बाहर करने की प्रतिबद्धता जताई है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर पर करीब 8 महीने से रूसी सेना का कब्जा था। रशिया ने इस बड़े शहर में अपनी मजबूत पकड़ छोड़ दी। रूस ने जब 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो खेरसान सबसे पहले उसके कब्जे आने वाले स्थानों में से एक था। खेरसान के निवासियों ने इस घटनाक्रम पर खुशी जताते हुए यूक्रेनी सैनिकों को गले लगा लिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार रात अपने वीडियो संबोधन में कहा कि हम रूसी अधिकृत क्षेत्र को मुक्त कराने वाले यूक्रेनी सैनिकों के ऐसे कई और सम्मान होते हुए देखेंगे। उन्होंने अभी रशिया के कब्जे वाले यूक्रेन के कई शहरों और गाँवों के लोगों से वादा किया, हम किसी को नहीं भूलते और हम हर क्षेत्र को मुक्त कराएंगे। यूक्रेन द्वारा खेरसान को फिर से अपने कब्जे में लेना रूसी सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की, जहां घुसपैठ से नहीं बाज आ रहा चीन, लड़ाकू विमानों ने ताइवान रक्षा क्षेत्र में फिर भरी उड़ान। जी हाँ, इसी साल अगस्त में अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन की ताइपे के प्रति आक्रामकता बढ़ती जा रही है। दोस्तों इसी के चलते चीन की ताइवान के खिलाफ उकसावे वाली गतिविधियां लगातार जारी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन के 36 लड़ाकू और बम वर्षक विमानों ने फिर देश के आसपास रक्षा क्षेत्र में उड़ान भरी है। चीन स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और समय समय पर उसे धमकाने के इरादे से ऐसी कवायद को अंजाम देता रहता है। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान को चीन से अलग करने वाले ताइवान जल डमरू मध्य में मध्य रेखा पर शनिवार को 10 विमानों ने उड़ान भरी। इनमें 6 शेनयांग J-11 और 4 16 विमान थे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की, जहां पर
पर चीन में कोविड नियमों से बेहाल लोग सीक्रेट भाषा में कर रहे हैं जिनपिंग सरकार का विरोध। जी हाँ, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार चीन में पिछले सप्ताह कोविड के मामलों में बढ़ोतरी बोले तो जीरो कोविड रणनीति के लिए चुनौती उत्पन्न कर रही है, जिसके तहत प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति को पृथकवास में रखा जाना है। लेकिन चीन के लोग अब कोविड प्रतिबंधों से तंग आ चुके हैं। बेशक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ड्रीम चाइना का वादा करके सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन चीन की आम जनता इसे विफल बता रही है। लोगों का मानना है कि सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था बेहाल हो चुकी है और इसके अलावा लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन जारी है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर एस जयशंकर जी ने कंबोडिया में अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात, ट्वीट करके कहा अच्छी हुई बैठक। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और यूक्रेन में युद्ध, रणनीतिक हिंद प्रशांत क्षेत्र और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चाएं की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के इतर हुई। जयशंकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ यात्रा पर हैं, जो यहां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जयशंकर जी ने ट्वीट करके कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक अच्छी बैठक हुई है। यूक्रेन, हिंद प्रशांत, ऊर्जा, G20 और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चाएं की। उन्होंने शनिवार को आसियान रात्रि भोज के अंत में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने का न्योता इजराइल के राष्ट्रपति ने सौंपा जनादेश। जी हाँ, इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हरजोग ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। 1 नवंबर को हुए चुनावों के बाद आए नतीजों के बाद रविवार को राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू को अगली सरकार बनाने का जनादेश सौंपा। जी हाँ, राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि इजराइल की संसद नेसेट के 64 सदस्यों का समर्थन हासिल करने वाले 73 साल के नेतन्याहू को अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति हरजोग ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वो नेतन्याहू को उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ परामर्श के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जो 1 नवंबर को हुए चुनावों में 25वीं नौसेट के लिए निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में नेतन्याहू जी को एक बार फिर से कांग्रेचुलेट आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर मध्यावधि चुनाव हारकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा ईवीएम को खराब किया गया, इलेक्शन में धोखाधड़ी हुई। जी हां दोस्तों, मध्यावधि चुनाव हारने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक गिरता हुआ देश कहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राज्य को असफल राष्ट्र कहते हुए बगैर कोई सबूत पेश किए दावा किया कि नेवादा और एरिजोना में सीनेट चुनाव परिणाम में धोखाधड़ी की गई है और मतदान को प्रभावित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की ये बौखलाहट उस वक्त सामने आई है जब जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेवादा में सीनेट चुनाव जीतकर यूएस सीनेट में 50 सीटें हासिल कर ली हैं और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट में बहुमत हासिल करने की उम्मीदों को तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान का दोहरा मापदंड, पाकिस्तान को बताया अमेरिका का गुलाम, वॉशिंगटन से दोस्ती की इच्छा जताई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका को लेकर दोहरी मानसिकता सामने आई है। एक तरफ इमरान खान ने अमेरिका पर पाकिस्तान के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर वो अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने की भी बात कर रहे हैं। दोस्तों, अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता से हटाए गए इमरान खान ने पूरे प्रकरण के पीछे विदेशी साजिश यानी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब वो वॉशिंगटन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले जानलेवा हमले में इमरान खान के पैर में गोली लगी थी दोस्तों, और उसके बाद अब अमेरिका को लेकर ये बयान देना दोस्तों, एक बार को पूरे पाकिस्तान को इमरान खान ने चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, जो अमेरिका का विरोध कर रहा था वो अचानक से अब अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ाने की इच्छा जता रहा है। कैसे इन चीजों को लेकर चौंकी है पाकिस्तानी जनता। दोस्तों, आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर अमेरिकी सीनेट पर डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण बरकरार, जो बाइडेन ने जिनपिंग से मुलाकात पर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सीनेट में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना नियंत्रण बरकरार रखा है, जिसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदें धाराशायी हो गई हैं। दोस्तों, हाल ही में हुए मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत हासिल करने की उम्मीद थी, हालांकि उसकी उम्मीदें टूटती दिखाई
दी। इस बीच रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे और भी ज्यादा मजबूत होकर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार यानी आज वे कंबोडिया की राजधानी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में पहुंचे जो बाइडेन ने कहा कि वो इस बैठक में और भी ज्यादा मजबूत होकर आ रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अगले कुछ वर्षों का इंतजार कर रहा हूं। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत सारी गलत फहमियां हैं, इन पर ही चर्चा होंगी। गौरतलब है कि अमेरिकी सीनेट पर अपना नियंत्रण काबिज करने और रखने के बीच जो बाइडेन पहली बार चीनी राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अमेरिका और चीन के बीच बातचीत जारी रखने और आपसी संबंधों को और गहरा करने के प्रयासों पर चर्चाएं होंगी। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने पर भी बात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों देशों के विकास और भलाई के लिए जहां जरूरी होगा मिलकर काम करने जैसे मुद्दों पर भी बातें होंगी। जी हाँ दोस्तों, अब रियलिटी क्या है वो तो दोस्तों जो बाइडेन के जिनपिंग मिलने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों कि आखिर किन किन मुद्दों पर बात हुई या फिर बात हो ही ना पाया हो। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अमेरिका में 2 पुराने लड़ाकू विमान हवा में टकराकर हुए क्रैश, 6 लोगों की मौत की बड़ी आशंका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास प्रांत में पुराने 2 लड़ाकू विमान आपस में हवा में टकराकर क्रैश हो गए और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। संघीय विमानन प्रशासन के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक ये हादसा टेक्सास के डलास शहर में एक एयर शो के दौरान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मौके पर मौजूद रहे एंथोनी मोन्टायो ने दोनों विमानों को आपस में टकराते हुए देखा। उन्होंने देखा कि आसमान में 2 विमान आपस में टकरा गए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ घरेलू खबर की बात करें, जहां पर हिमाचल में किसकी बनने जा रही है सरकार, वोटिंग के बाद एक्सपर्ट ने दी अपनी राय। बता दें, हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले तो सीईओ की वेबसाइट के मुताबिक राज्य में कुल 74.05% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सोलन जिले में सबसे अधिक बोले तो 76.82% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। ऊना और कुल्लू में जिले में भी सोलन की तरह खूब वोटिंग हुई है, जहां क्रमशः 76.69% और 76.15% मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 69% मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग के साथ ही राज्य में अब नई सरकार की संभावनाओं पर चर्चा का बाजार गर्म है। ऐसे में किसकी राय में क्या रहा खास और किसकी बन सकती है सरकार, तो राकेश कपूर वरिष्ठ पत्रकार जिनका कहना है कि राज्य में कांग्रेस और बीजेपी ने काफी सूक्ष्म स्तर पर काम किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही थी बल्कि प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बागियों की रही। एक बागी तो ऐसे निकले जो प्रधानमंत्री द्वारा मनाए जाने के बाद भी नहीं माने और चुनाव लड़े। ऐसे में दोस्तों इनके राय में बीजेपी फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में बम्पर वोटिंग के साथ में जीत लेती वापस दिखाई दे रही है दोस्तों, और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दे, जहां पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, परिवार के झगड़े में गरीबों के मुद्दे भूले समाजवादी पार्टी के नेता। जी हाँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवार के झगड़े में उलझी है और उसे गरीबों पिछड़ों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जहां रमाकांत कश्यप को सोहेल देव समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उसी तरह मुजफ्फरनगर की खतौली और रामपुर सीट के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए और चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी मूल मुद्दों और सिद्धांतों से भटककर परिवार के झगड़ों में उलझ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके घरेलू झगड़े का फायदा कोई और ना उठा ले। डिम्पल यादव, शिवपाल यादव और अपर्णा यादव अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो आखिर सपा कैसे जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजभर ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया है दोस्तों, आपकी क्या राय होगी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर, बताइएगा जरूर दोस्तों। क्या कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी डूबती नजर आ रही है आपको दोस्तों? बढ़ते हैं अंतिम खबर की, जहां ये गलतियां ना करे वरना नहीं आएगा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। जी हाँ, योजना में फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी शुरू कर दी है। बिना ई-केवाईसी के किसान के खाते में किस्तें नहीं जाएंगी। केंद्र सरकार की साफ गाइडलाइन है कि 13वीं किस्त पानी है तो तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी करा लें। कैसे, ये जानकारी डिटेल में हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे और कोई डाउट
डाउट हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछिएगा, हम आपको वहीं आंसर कर देंगे दोस्तों। लेकिन इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। मिलता है अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।